नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और परीक्षा जंक्शन जो एक प्लेटफॉर्म है, ये सभी सोशल मीडिया पर परीक्षा जेएन के नाम से है, तो सभी सोशल मीडिया पर जाकर आप फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि हमने संघीय प्रणाली में कल संघात्मक प्रणाली के बारे में पढ़ा, तो संघात्मक प्रणाली का मतलब बच्चों ये था कि भाई केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा, बस। लेकिन आज हम जब मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट पार्ट में आपको एकात्मक प्रणाली के बारे में बताएंगे या चैप्टर को आगे की तरफ लेके चलेंगे, तो आज एकात्मक प्रणाली के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो संघीय प्रणाली को आज का सेकंड पार्ट है और पार्ट थर्ड भी कराएंगे बहुत जल्दी। तो चलिए, तो सभी डालेंगे भारत की संघीय प्रणाली, भैया भारत में संघीय या सरकार की प्रणाली, ऐसे डाल देते हैं, भारत में सरकार की प्रणाली। और बच्चों देखो, मैंने बताया था कि भारत में सरकार की प्रणाली दो तरीके से काम करती है। पहली है संघीय प्रणाली और दूसरी है एकात्मक प्रणाली। हमारे भारत का संविधान पूरे विश्व के एक ऐसा संविधान है, एकमात्र ऐसा संविधान है जिसमें दो प्रणाली एक साथ काम करती है। एक तो है संघीय प्रणाली और एक है एकात्मक प्रणाली। ये दोनों प्रणालियां भारत के संविधान एक ऐसा अद्वितीय संविधान है जिसमें पूरे विश्व के किसी भी देश में ऐसा कोई संविधान नहीं है जिसमें दोनों प्रणालियां एक साथ काम करती हैं। वो है आपका भारत का संविधान। चलिए, तो भारत के में सरकार की जो प्रणाली है वो दो तरीके से काम कर रही थी और हमने इसमें बताया, पहला जो था वो था आपका संघीय प्रणाली, जिसको मैंने पूरा करा दिया था। संघीय प्रणाली जो कि कनाडा के मॉडल पर आधारित है, जो कि कनाडा के मॉडल पर आधारित थी, जो कि कनाडाई मॉडल पर आधारित थी, मॉडल पर आधारित थी। ओके, तो यहां तक आप संतुष्ट हैं? कोई दिक्कत नहीं है। संघीय प्रणाली बताया तो था मैंने कि स्वतंत्र न्यायपालिका है और क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। उसके बाद मैंने बताया था कि लचीला संविधान है, ठीक है, यानी सॉरी कठोर संविधान है। ये सारी प्रणाली हमने देख ली थी, आप पहला लेक्चर देख सकते हैं, डजंट मैटर। चलिए, पूरे दोबारा से रिकॉल करूं फिर टाइम वेस्ट करूंगा आपका, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज हम एकात्मक प्रणाली के बारे में पढ़ने वाले हैं और एकात्मक प्रणाली कुछ इस तरीके से काम करेगी। चलिए, एकात्मक प्रणाली, फिर मैं आज आपसे क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, तो प्लीज तैयार रहना सभी। एकात्मक प्रणाली, इसे कहते हैं यूनिफिकेशन सिस्टम। क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन सिस्टम या यूनिफाइड सिस्टम। बच्चों देखो, यूनिफाइड सिस्टम क्या काम करता है। आज हमारे भारत में जो सरकार काम कर रही है वो दो तरीके से काम कर रही है, संघीय प्रणाली में और एकात्मक प्रणाली में। दोनों एक साथ काम हो रहा है। आप ये मत सोचना कि भारत के संविधान में संघीय प्रणाली अपनाई गई है तो एकात्मक प्रणाली काम नहीं कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि भारत का संविधान एक समय पे दो स्थितियों में काम करता है, दो स्थितियों में कंटिन्यूअस। जैसे संघीय प्रणाली एक साथ चल रही है तो एकात्मक प्रणाली भी उसी स्पीड से संघीय प्रणाली के बराबर चल रही है। बस फर्क इतना है कि संघीय प्रणाली में कुछ अलग प्रावधान है और एकात्मक में कुछ अलग प्रावधान है, दोनों का मिक्सअप नहीं हो सकता है। देखिए कैसे। अब एकात्मक प्रणाली में आज कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं इसमें आज देखिए। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि आज हम पढ़ाने वाले हैं पहला टॉपिक एकात्मक प्रणाली में। पहला टॉपिक क्या होगा? मजबूत केंद्र, जिसे कहते हैं सशक्त केंद्र, जिसे कहेंगे हम सशक्त केंद्र, मजबूत केंद्र कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम क्या पढ़ाने वाले हैं आज? जैसे कि आपातकालीन प्रावधान, जैसे कि आपातकालीन प्रावधान, आज ये पढ़ेंगे हम आपातकालीन प्रावधान के बारे में। तीसरे नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे? एकीकृत न्यायपालिका। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका। तीसरे पर ये पढ़ने वाले हैं आज हम। चौथे पॉइंट में क्या पढ़ने वाले हैं? यानी एकीकृत प्रणाली के कुछ लक्षण हैं। जैसे कि एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का सशक्त केंद्र किस प्रकार की सरकार की प्रणाली का लक्षण है, संघीय प्रणाली का या एकात्मक प्रणाली का। इसे बोलते हैं फेडरल सिस्टम, इसे बोलते हैं यूनिफाइड सिस्टम। ओके, तो आपको आंसर क्या करना है कि सशक्त केंद्र संघीय प्रणाली का ही लक्षण है, ऐसे। लेकिन ये बातें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो सशक्त केंद्र, आपातकालीन प्रावधान, एकीकृत न्यायपालिका
और चौथे पर आता है अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, इसे बोलते हैं ऑल इंडियन सर्विसेज। ओके, उसके बाद आता है राज्यपाल की नियुक्ति। क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। यह है 5वां पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति, एक ये पॉइंट आएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति के बाद जो 6वां पॉइंट है वो क्या आएगा? 6 पॉइंट आएगा कि राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो पावर। लिख सकते हैं कि राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो पावर, राष्ट्रपति की वीटो पावर। ओके, तो आज हम 6 पॉइंटों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ऐसे ही पॉइंट संघीय प्रणाली में काम कर रहे थे जो मैं आपको बताया भी था, लेकिन आज हम इंटी यूनिफाइड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो चलिए इस पूरे सिस्टम को हम एक अलग पेज पे लिख के और स्टार्ट करते हैं। तो एकात्मक प्रणाली का मतलब होता है जो भारत को मजबूत करे, जो भारत को एक करके रखे। और संघीय प्रणाली का मतलब होता है जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा करता है, उसे संघीय प्रणाली कहते हैं। और एकात्मक प्रणाली का मतलब होता है जो भारत को एक करके रखे, जो भारत को एक मुट्ठी में कैद करके रखे, वो भारत सरकार है। तो चलिए एकात्मक प्रणाली, एकात्मक प्रणाली आज हम फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे। जैसे हमने संघीय पढ़ा था ऐसे ये पढ़ेंगे। तो एकात्मक प्रणाली की मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट जो आने वाला है, पहला पॉइंट क्या था हमारा? सशक्त केंद्र। सर इसको समझाइए, ये बड़ा हमको सताता है, ये इतना सताता है हमको भाई कि इसको कैसे क्लियर करना है, कैसे नहीं करना, ये सारी चीजें हमारे सामने आती रहती हैं कि सशक्त केंद्र क्या है, केंद्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है, या हमारे संविधान ने केंद्र को मजबूत क्यों रखा है। आपको पता है राज्य सरकार से बड़ी केंद्र सरकार होती है, और केंद्र सरकार को मजबूत सरकार इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पूरे भारत पर शासन करती है, पूरे भारत पर। भारत के छोटे से गांव और छोटे से कस्बे की ही बात क्यों ना हो, यदि वो भारत के क्षेत्र में आता है तो भारत सरकार उस पर भी शासन करती है। लेकिन कैसे? चलिए, तो सशक्त केंद्र का मतलब है मजबूत केंद्र। और मजबूत केंद्र यह कहता है, पहली कंडीशन में आपसे कहना चाहेगा कि सशक्त केंद्र कैसे है। अच्छा, आपने कभी हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची पढ़ी थी? पढ़ाया था मैंने आपको संघीय प्रणाली में। संघ सूची में आने वाले सभी विषयों पर, 92 विषय हैं, तो 92 विषयों पर केवल और केवल संघ सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में आने वाले सभी विषयों पर, जिसमें 52 विषयों का उल्लेख किया गया है, उन सभी 52 विषयों पर राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कानून बना सकती हैं। संवर्ती सूची में वे विषय हैं जिन पर दोनों सरकारें अपनी सहमति से कानून बनाती हैं। समझे थे आप? तो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में जिन संघ सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची दी गई है, उसमें सबसे ज्यादा विषय आते हैं संघ सूची में। और संघ सूची में सबसे ज्यादा विषय आने का एक यही कारण है कि केंद्र मजबूत है, यानी केंद्र सरकार को अधिक विषयों पर कानून बनाने का अधिकार ज्यादा है बजाय राज्य सरकार के। तो इसका मतलब मजबूत कौन हुआ, केंद्र या राज्य? केंद्र। तो कहने का मतलब यह है कि पहला पॉइंट यहां से निकल चुका है हमारा। लिखेंगे कि संविधान की 7वीं अनुसूची, यानी 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत राज्य सूची की तुलना में, राज्य सूची की तुलना में अधिक विषय हैं, अधिक विषय हैं। यानी केंद्र सरकार राज्यों की सरकार की तुलना में अधिक विषयों पर कानून बना सकती है, अधिक विषयों पर कानून बना सकती है।
समझे ना? यानी केंद्र सरकार में आते हैं 92 विषय और राज्य सूची में आते हैं केवल 52 विषय। तो संघ सूची बड़ी या राज्य सूची बड़ी? क्योंकि केंद्र सरकार इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि केंद्र सरकार अपने आने वाले विषयों पर अधिक से अधिक कानून बना सकती है पूरे भारत के लिए। लेकिन राज्य सूची में केवल आते हैं 52 विषय। उन्हीं 52 विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार से कम। तो इसका मतलब केंद्र आज भी मजबूत है। दूसरी की बात करें बच्चों, तो दूसरी प्रणाली है इसी की, सशक्त केंद्र की। दूसरा सिस्टम क्या काम करता है? आपको पता है हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई है। राजसंघ सूची, जिसे कहते हैं आप सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्कर्ड लिस्ट। आपको पता है कि राज्य सूची में आने वाला कोई विषय जिस पर कानून बनाने का काम केवल और केवल राज्य सरकार करती है। आपको मैं बता दूं कि राज्य सूची में यदि कोई ऐसा विषय आ गया है जो राष्ट्रीय महत्व का है, जो पूरे देश के लिए लाभकारी है, उस पर राज्य सरकार कानून ना बनाकर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। ये बहुत बड़ा एक कंट्राडिक्शन है बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि 7th शेड्यूल में यानी 7वीं अनुसूची में क्या होता है बच्चों? 3 सूची दी गई है। पहली है आपकी संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो आपको मैं बता दूं कि संघ सूची पर तो केंद्र कानून बनाती है, राज्य पर राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती पर दोनों बनाती है। आपको बता दें कि राज्य सूची में यदि कोई ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय महत्व का है, नेशनल इंटरेस्ट, जो राष्ट्रीय महत्व का है, उस विषय पर कानून केवल और केवल क्या बनाएगी? केंद्र सरकार बना सकती है। केवल और केवल केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सरकार नहीं बनाएगी। क्योंकि राज्य सरकार बनाएगी तो वो केवल अपने राज्य के लिए लागू कर पाएगी, लेकिन यदि भारत सरकार उस पर कानून बनाती है जो राष्ट्रीय महत्व का है, वो पूरे भारत पर लागू हो सकता है। तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट पे लिख सकते हैं हम इस बात को। तो लिखेंगे कि राज्य सूची में आने वाला कोई ऐसा विषय, आने वाला कोई ऐसा विषय जो राष्ट्रीय महत्व का है, नेशनल इंटरेस्ट, जो राष्ट्रीय महत्व का है। अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो राज्य सरकार को ही कानून बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। महत्व का है उस विषय पर कानून, उस विषय पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है, केवल केंद्र सरकार बना सकती है। तो इसका मतलब केंद्र मजबूत है। चलिए अब तीसरी बात करते हैं बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए तीसरी बात यह कहती है, आपको पता है कि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में जो 3 अनुसूची दे रखी हैं, उनमें क्या होता है? तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं, 2 पॉइंट हो चुके हैं क्लियर। तो 3 अनुसूचियों में आपको पता है एक लास्ट में अनुसूची आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यह कहती है कि समवर्ती सूची में आने वाले जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है, अपनी सहमति से बना सकती है। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा विषय है जिस पर राज्य सरकार नहीं चाहती कि कानून बने और केंद्र सरकार चाहती है कि कानून, मतलब राज्य सरकार चाहती है कि ना बने, केंद्र सरकार चाहती है कि बने, तो दोनों के बीच में होती है लड़ाइयां। अब यहां पर आम सहमति तो नहीं है, लेकिन याद रखना यदि वो कानून देश में लागू करना अनिवार्य है तो केंद्र सरकार का फैसला प्रभावी माना जाएगा बजाय राज्य सरकारों के। तो समवर्ती सूची में जरूरी नहीं है कि केंद्र सहमत नहीं है तो कानून लागू नहीं होगा। आपको बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी, यदि समवर्ती सूची में राज्य किसी विषय पर कानून बनने से सहमत नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया फैसला ही प्रभावी माना जाएगा। तो लिख सकते हैं आप इसमें कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार का फैसला, केंद्र का फैसला प्रभावी माना जाएगा, चलिए बहुत अच्छे। तो 3 पॉइंट आपके हो चुके हैं सशक्त केंद्र में। अब इसको हटा देते हैं।
अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि देखिए कैसे काम कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है बच्चों आपसे कि अखिल भारतीय सेवाएं, तो चलिए लिख लेते हैं इसको, ऑल इंडियन सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। देखो अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब होता है बच्चों ऑल इंडियन सर्विसेज, इसको इंग्लिश में कहते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे भारत में आज कई सारे बच्चे आईएएस की, आईपीएस की, आईएफएस की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है, और यूपीएससी जो कि केंद्र सरकार के अधीन एक निकाय, एक बॉडी है, संघ लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो अखिल भारतीय सेवाओं में ये अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं होती हैं, और मैंने इसका चैप्टर पढ़ाया भी है आपको, तो इस पे थोड़ा सा गौर कर लेना। अखिल यूट्यूब पे है, मेरा लेक्चर यूट्यूब पे है अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर, जिसमें मैंने लोक सेवाओं के नाम से चैप्टर है यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर पब्लिक सर्विसेज के नाम से एक चैप्टर है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में थोड़ा सा खुल के पढ़ना है तो वो चैप्टर आप देख सकते हैं यूट्यूब से। लेकिन अभी के लिए आप अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में इतना जानने का प्रयास करें कि वे सेवाएं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करती हैं, उन्हें कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। अब केंद्र और राज्य के लिए, दोनों के लिए कैसे काम करती हैं, चलिए आपको पता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जो चयन होता है वो संघ लोक सेवा आयोग की बॉडी के द्वारा आयोजित परीक्षा की जाती है, जिसे आप यूपीएससी की परीक्षा कहते हैं। उस परीक्षा के माध्यम से जिन बच्चों का चयन होता है, यानी केंद्र सरकार करती है, यानी केंद्र सरकार ही परीक्षा को आयोजित कराती है, केंद्र सरकार ही बच्चों का सिलेक्शन करती है, केंद्र सरकार के द्वारा ही मसूरी या लवासना में, यदि आईपीएस है तो हैदराबाद में, इस प्रकार की ट्रेनिंग आयोजित की जाती है। उन बच्चों की ट्रेनिंग के बाद जब उनको कैडर मिलता है तो कैडर भी केंद्र सरकार ही देती है, और केंद्र सरकार के द्वारा कैडर मिलने के बाद जब इनको राज्य में भेजा जाता है तो यह फिर मुख्यमंत्री के अधीन काम करते हैं। उस राज्य की जनता उस राज्य के प्रशासन के अधीन रहकर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह तो है ही, इन पर पूरी कमांड केंद्र सरकार की होती है। इनको कोई भी मुख्यमंत्री बर्खास्त नहीं कर सकता पद से, यानी बर्खास्त करने के लिए आर्टिकल 312 जो कि संविधान में इनकी सुरक्षा करता है, और केंद्र सरकार ही इनको पद से टर्मिनेट कर सकती है, राज्य सरकार इनको पद से टर्मिनेट नहीं कर सकती। यानी अभी भी आईएएस और आईपीएस जो ये हैं, इन सिविल सर्वेंटों के माध्यम से केंद्र सरकार पूरे राज्य की और हर राज्य के हर जिले पर नजर रखती है। जैसे आप किस जिले से आते हो, मान लो आप यूपी के आगरा से आते हो, तो यूपी के आगरा में जो जिला कलेक्टर हैं वो सारी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भेजते हैं कि यूपी में, आगरा में ये चल रहा है सर। तो इसका मतलब है कि इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये सेवा राज्य के लिए और केंद्र के लिए, दोनों के लिए देते हैं, लेकिन कमांड केंद्र सरकार की होती है। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको। तो अखिल भारतीय सेवाएं, इनमें आता है कौन, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ओके, अब देखें इसमें क्या लिखना है, उतना ही लिखना है जितना समझना है हमको। बस इसमें लिख सकते हैं कि इनकी नियुक्ति और इनका प्रशिक्षण, इनकी नियुक्ति एवं ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन यह राज्य एवं केंद्र दोनों के लिए कार्य करते हैं। ये राज्य एवं केंद्र दोनों के लिए कार्य करते हैं। और आपको पता है आईएएस को केंद्र के सरकार का गुप्तचर भी कहा जाता है। मैं तो कहना चाहूंगा आईएएस जो जिले का जिला कलेक्टर होता है ना, ये केंद्र सरकार का गुप्तचर होता है। ये मतलब मुख्यमंत्री, मतलब भाई जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री सेम पार्टी का हो, मुख्यमंत्री कभी कभी एंटी पार्टी के भी होते हैं। तो एंटी पार्टी का मुख्यमंत्री है, अब वो रिपोर्ट तो नहीं दे सकता, मतलब रिपोर्ट कम देगा, हालांकि प्रधानमंत्री का ऑर्डर है तो देना पड़ेगा, लेकिन छुपाएगा कई सारी चीजों को ताकि इसका पॉलिटिकल परसेप्शन तरीके से यूज ना हो जाए। तो आईएएस क्या करेगा, चोरी चोरी केंद्र को रिपोर्ट सौंप देता है कि देखो सर राज्य की स्थिति ये चल रही है। इसका मतलब यही चीज है। तो अखिल भारतीय सेवाएं हो गया आपका। तीसरा पॉइंट है वो जान लेते हैं एक बार।
तीसरा पॉइंट है आपका आता है इसमें, जैसे कि आने को तो राज्यपाल की नियुक्ति भी आ जाती है। चलो इसमें देख लेते कौन कौन से पॉइंट थे हमारे। तो हमारा था सशक्त केंद्र, आपातकालीन प्रावधान। हाँ, आपातकालीन प्रावधान ले लेते हैं। चलिए, आपातकालीन प्रावधान सर ये क्या काम करता है? ये तो सबसे बड़ा लक्षण है भाई साहब, एक यूनिफिकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा लक्षण है आपातकालीन प्रावधान। बच्चों आपको पता है कि आपातकालीन प्रावधान मतलब इमरजेंसी प्रोविजन। हमारे भारत के संविधान में इमरजेंसी प्रोविजन नाम का एक चैप्टर है, एक प्रोविजन है। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब होता है कि देश में आने वाली वह स्थिति, वह खतरनाक स्थिति जिससे जल्दी से जल्दी निपटा जा सके, उसे कहते हैं आपातकालीन प्रावधान। जैसे कि मान लो आपातकालीन प्रावधान की हम बात करें तो इसमें 3 तरीके की शासन किए जाते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। दूसरा होता है आपका राष्ट्रपति शासन, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, राज्य आपातकाल भी कहते हैं। तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल। ये आपातकाल तभी लाए जाते हैं, ये आपातकाल तभी लगाए जाते हैं जब देश में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे निपटना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे, और जब केंद्र सरकार अपनी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन की घोषणा करवाती है तो पूरे भारत का शासन एक हो जाता है। पूरे भारत का शासन एक हो जाता है, यानी भारत की संसद सभी राज्यों के लिए कानून बना सकती है। सभी राज्यों के लिए किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर ही नहीं सकता जिस समय भारत में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। और इस समय संसद मजबूत हो जाती है, यानी संसद के द्वारा ही पूरे भारत के सभी राज्यों का शासन और प्रशासन निर्धारित होता है। तो चलिए लिख लेते हैं, इसका भी मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, जाके पूरा चैप्टर है। तो आपातकालीन प्रावधान में आप लिख सकते हैं कि यह प्रावधान लागू होने के बाद यह प्रावधान लागू होने के बाद संसद समस्त भारतीय क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, और इसमें संसद को बहुत पावरफुल भी कहा जाता है इस समय। ठीक है, चलिए, तो आपातकालीन 3 कारणों से लगता है बच्चों। पहला कारण है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। और राष्ट्रीय आपातकाल केवल तब लागू किया जाता है जब या तो हमारे भारत पर किसी का बाह्य आक्रमण हो गया हो, किसी बाहर के देश ने आक्रमण कर दिया हो, या फिर हमारे देश के लोगों ने ही अपने देश के खिलाफ हथियार उठा लिए हो। तो एक है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। एक है आपका राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन कहते हैं आप इसे। और एक काम करता है आपका वित्तीय आपातकाल, जो कि अब तक भारत में लागू नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल, ये 3 प्रकार के शासन है बेटा। तो ये है आपातकालीन प्रावधान, जो कि आर्टिकल 352, 356 और 360 में आते हैं। लिख लेना अलग से, और अलग से चैप्टर पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एकात्मक प्रणाली का एक ये लक्षण भी हमें समझ में आ गया है, लेकिन दूसरा लक्षण देख लेते हैं कि और क्या प्रणाली है। तो 1, 2, 3, तो 3 तो हमारे हो गए। चलिए, अब चौथे की बात कर लेते हैं एक बार भाई। तो एकात्मक प्रणाली यहां डाल देता हूं दोबारा, एकात्मक प्रणाली का, या फिर हटा दो, वहां देख लेना। तो चौथा, यानी 4 पॉइंट पे क्या आ सकता है? राज्यपाल की नियुक्ति। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि आज राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल के जो नामों की सिफारिश होती है, जो नियुक्ति की सिफारिश होती है, वो भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल करता है।
यानी भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल का मतलब होता है, राज्यपाल एक वो पद है जो राज्य का सबसे बड़ा पद होता है। राज्य जैसे राजस्थान के गवर्नर, महाराष्ट्र के गवर्नर, यूपी के गवर्नर, केरल के गवर्नर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के गवर्नर, अरुणाचल के गवर्नर। तो कुल मिलाकर हमारे भारत में जितने राज्य हैं उनके अलग अलग गवर्नर हैं, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक गवर्नर भी हो सकता है। तो गवर्नर एक ऐसा पद है जो राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है, और यह पूरे राज्य के प्रशासन, पूरे राज्य के शासन, पूरे राज्य के राजनीतिक मामलों को हैंडल करता है। किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस होने पर यह सीधे केंद्र सरकार को सिफारिश करता है और कहता है कि राष्ट्रपति शासन लगाइए। राज्यपाल का काम केवल और केवल इतना होता है कि वह राज्य के सभी शासन और प्रशासन पर और सभी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल मैटर्स पर ध्यान रखता है। यदि किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो राज्यपाल तुरंत केंद्र सरकार से सिफारिश करके उस पर राष्ट्रपति शासन को लगवा देता है। और जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस राज्य का मुख्यमंत्री उस पद से बर्खास्त कर दिया जाता है थोड़े समय के लिए, और उस राज्य का जो भी कानून बनाने का जो पूरा प्रशासन है वो संसद के द्वारा आरोपित कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कल को राजस्थान के जो गवर्नर हैं, राजस्थान के गवर्नर क्या करते हैं कि वो ये पाते हैं कि भाई राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो शासन को और प्रशासन को अच्छे तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं, या फिर बार बार केंद्र के नियमों की अवमानना कर रहे हैं। तो 2 ही कारणों से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन लग गया तो राज्यपाल तो रहेगा, लेकिन वहां का मुख्यमंत्री हट जाएगा, और मुख्यमंत्री हटने पर इस राजस्थान के लिए जो भी कानून बनाने का काम करेगी वो भारत की संसद होगी। क्या होगी? भारत की संसद होगी। जो भी इसके लिए कानून बनाएगी वो पार्लियामेंट बनाएगी, ना कि स्टेट असेंबली। यानी इस राज्य के लिए कानून बनाने का काम विधानसभा नहीं करेगी, केवल और केवल कौन करेगी? संसद करेगी। तो राज्यपाल की नियुक्ति यानी राज्यपाल केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। यह केंद्र सरकार का नौकर नहीं है, यह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है जो भारत के हर राज्य पर अपनी नजर रखता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा है, रुको बेटा अभी बताता हूं। तो कुल मिला के यानी केंद्र सरकार ने हर राज्यों पर क्या बना रखा है? एक कंट्रोल बना रखा है। ये कंट्रोल रिमोट की तरह काम करता है। बिल्कुल। चलिए तो इसको भी लिख देते हैं फटाफट से। तो राज्यपाल की नियुक्ति से केंद्र सरकार मजबूत और हो जाती है। तो लिख सकते हैं यहां पर कि राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रतिनिधि होता है जो भारत के प्रत्येक राज्य पर जो भारत सरकार के निर्देशन में प्रत्येक राज्य के शासन, प्रत्येक राज्य के शासन एवं प्रशासन एवं राजनीतिक कार्यप्रणाली पर अपनी नजर रखता है और राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के नाते इसे बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट। और राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के नाते सारी राज्य की रिपोर्टें केंद्र सरकार को सौंपता है। होने के नाते राज्य सरकार की सभी रिपोर्टें
राज्य सरकार की सभी रिपोर्ट्स राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति कौन है? केंद्र सरकार। और राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री, एक ही बात है, राष्ट्रपति को सौंपता है। और आपको बता दूं, ये वही राज्यपाल का पद है जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री बार बार केंद्र सरकार के नियमों की अवहेलना करे या राज्य का प्रशासन ना संभाल पाए, तो यही व्यक्ति केंद्र सरकार से सिफारिश करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवा देता है, दोनों कारणों से। और राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो उस राज्य का मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाता है, विधानसभा भंग हो जाती है, राज्य सरकार डाउन हो जाती है, और उस पर शासन केवल और केवल जो करता है वो है भारत की संसद। और भारत की संसद ही उस राज्य के लिए कानून का निर्माण करती है। तो यह था राज्यपाल की नियुक्ति, इसलिए राज्यपाल को अपॉइंट किया जाता है। चलिए, ये नौकर नहीं होता केंद्र सरकार का, ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। चौथी बात करते हैं बेटा, चौथी थी एकीकृत न्यायपालिका, पांचवी है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है कि हमारे भारत में एक ही शीर्ष न्यायालय है जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हमारे भारत के संविधान में केवल एक ही शीर्ष न्यायालय है जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आने वाली सभी राज्य की उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट एक राज्य के अधीन आने वाली सभी जिलों की सेशन कोर्ट। यानी पूरा हायरार्की के अनुसार देखें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी हाई कोर्ट्स और सभी हाई कोर्ट्स के अधीन आने वाली सभी जिला न्यायालय पर लागू होता है। इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो आप लिख सकते हैं कि भारत की शीर्ष न्यायालय टॉप ऑफ द कोर्ट, भारत की शीर्ष न्यायालय द्वारा जारी फैसला सभी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट तथा सत्र एवं जिला न्यायालय पर लागू होता है। तो समझे आप, यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है आप समझ चुके हैं। यानी जैसे कि आपके घर पे पिताजी हैं, दादाजी हैं, तो दादाजी का जो फैसला है वो घर के सभी लोगों पर मान्य होगा, उसको कोई नहीं नकार सकता। ठीक है, जैसे कि पापा जी कहते हैं कि घर के रात के 9 बजे के बाद मुझे हर मेंबर घर में मिलना चाहिए, तो इसका मतलब है कि रात के 9 बजे के बाद हर कोई सदस्य घर में मौजूद होना चाहिए। चलिए, तो ये था इंटीग्रेटेड जुडिशरी। और क्या था देख लेते हैं एक बार। जैसे कि सतत केंद्र हुआ, आपातकालीन हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया, अखिल भारतीय सेवाएं हो गई और राज्यपाल की नियुक्ति हो गई। एक आता है राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो पावर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब बच्चों, आपको एक बात पता है कि एक तो हमारी भारत की संसद से, यानी एक ये होता है, जैसे कि मान लीजिए संसद है, ये संसद हो गई हमारी, और ये है किसी राज्य की विधानसभा, ये है आपकी राज्य विधानसभा। चलिए, तो ये राज्य विधानसभा है और ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में जो बैठती है वो है केंद्र सरकार। कौन है? केंद्र सरकार। यहां पर जो बैठती है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। चलिए, और यहां पर जो हेड के रूप में बैठता है वो है राज्य सरकार। यहां पूरी राज्य सरकार बैठती है। चलिए, तो यहां पर केंद्र सरकार और यहां पर राज्य सरकार, ये राज्य का प्रशासन देखती है, ये पूरे भारत का देखती है। देखो बेटा, केंद्र सरकार का ये काम होता है कि वो अपने संसद के माध्यम से जो भी बिल बनाते हैं, मान लो कोई बिल यहां से पास कर दिया, ठीक है, अब वो बिल जब संसद से पास हो जाता है, दोनों सदनों से, लोकसभा राज्यसभा से, तो उस बिल को कानून बनने के लिए, किसके लिए?
कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और राष्ट्रपति यहां पर क्या करेगा, राष्ट्रपति 3 प्रकार की वीटो पावर यूज कर सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यानी राष्ट्रपति कई सारे मामलों में संसद से, दोनों सदनों से पारित हुए बिल पर सिग्नेचर करता ही करता है। यानी राष्ट्रपति संसद से पारित हुए बिल पर यदि वो संविधान के अनुकूल है तो उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। यानी राष्ट्रपति कभी भी संसद से पारित हुए बिल पर शक्ति के रूप में ये नहीं मना नहीं कर सकता कि मैं इस पर सहमति नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए। लेकिन राज्य सरकार के मामले में राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें, राज्य विधानसभा से मान लो कोई बिल जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति इस पर यह कह दे कि मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा, तो राज्य विधानसभा कितनी भी बार इसको पारित कर दे, राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तो नहीं करेगा। एक कहावत है बच्चों, देखो कि पार्लियामेंट से यदि कोई बिल पास होता है और राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति 3 वीटो पावर यूज करेगा। पहली, या तो सहमति दे देगा, दूसरी पुनर्विचार के लिए एक बार संसद के पास भेज देगा, तीसरी पॉकेट वीटो कर लेगा। ये तो करेगा। यानी राष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा, राष्ट्रपति संसद से कोई भी बिल यदि पारित होता है या तो उस पर सहमति देने के लिए बाध्य होगा या फिर उस पर एक बार क्या करेगा, सस्पेंशन कर देगा। यानी एक बार पुनर्विचार कर सकता है, केवल और केवल एक बार ही पुनर्विचार कर सकता है। यानी राष्ट्रपति मैं हूं, कोई संसद है, संसद से कोई बिल आ रहा है, या तो उस पर अपनी सहमति दे दूंगा या फिर लौटा दूंगा। राष्ट्रपति संसद से आए हुए बिल को केवल एक बार ही लौटा सकता है। यदि वो दोबारा बिल संसद से दोबारा पास होकर आ गया राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करने ही होंगे। लेकिन राज्य विधानसभा की स्थिति में ऐसा नहीं है। ये वाला राज्य विधानसभा से यदि कोई बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर कई बार सस्पेंशन कर सकता है। कई बार, एक नहीं, दो नहीं, 1000 बार कर सकता है, 2000 बार कर सकता है। यानी राष्ट्रपति राज्य विधेयक के मामले में एक नहीं, दो नहीं, 3 बार भी या 1000 बार भी पुनर्विचार कर सकता है। तो लिख सकते हैं इस बात को। तो चौथे पॉइंट में डाल देना, राज्य विधायक पर राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या होती है। देखिए, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की शक्तियां, तो लिख सकते हैं कि धन विधेयक के अलावा, क्योंकि आपको पता है कि राज्य की विधानसभा से यदि कोई कानून पारित हो जाता है, बिल पारित हो जाता है, तो उसे कानून बनने के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है। यदि राज्यपाल को ऐसा लग रहा है कि यह बिल मुझे समझ में नहीं आ रहा, धन विधेयक के अलावा यह बिल मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसे राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर देता हूं, जैसे कि आर्टिकल 200 में कहा गया है, 201 या 200 में कहा गया है, तो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर देता है। जैसे ही राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करेगा, तुरंत क्या करेगा, राष्ट्रपति अपनी पावर को यूज करेगा। राष्ट्रपति या तो सहमति दे देगा तो बात ही खत्म, राष्ट्रपति सहमति नहीं देगा तो एक बार सस्पेंशन करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा, 1000 बार करेगा, लेकिन वो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य नहीं है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर इस मामले में कि जब विधानसभा से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, कोई विधेयक जब राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति या तो सहमति दे देता है। तो 2 स्थिति बनेंगी। पहली स्थिति क्या है कि या तो राष्ट्रपति सहमति दे देगा
या तो राष्ट्रपति सहमति दे देंगे, या फिर दूसरी स्थिति यह बन सकती है, या फिर कई बार पुनर्विचार भी कर सकते हैं, या फिर कई बार पुनर्विचार भी कर सकते हैं, पुनर्विचार भी कर सकते हैं। यानी एक पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति उस बिल पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी एक पुनर्विचार के बाद, एक पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति सहमति के लिए बाध्य नहीं है, सहमति के लिए बाध्य नहीं है। ओके, तो ये होती है। और हां, जब राज्यपाल बच्चों धन विधेयक को छोड़कर, मनी बिल को छोड़कर जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो यह सारा स्टेटमेंट आता है कहां पर? आर्टिकल 201 में। यह आर्टिकल 201 में आता है। ठीक है, चलिए, तो यह भी आपका हो गया। यानी कौन कौन से हो गए आपके? देखिए, आपके ये हो गए, ये हो गया, ये भी हो गया। एक आता है, एक और है जो रह गया था गलती से। चलिए, लचीला संविधान, लचीला संविधान। आप सभी को पता है बच्चों, इसमें लिखाने की जरूरत नहीं है। लचीला संविधान यह कहता है कि हमारे भारत में, यानी भारत की जो एक लचीले संविधान की जो गुण है कि हमारा भारत का संविधान कठोर है ना लचीला है, बल्कि दोनों का ही मिश्रण है। मैंने पढ़ाया भी था कि हमारे भारत का संविधान ना अमेरिका की तरह कठोर है और ना ही ब्रिटेन की तरह लचीला है। कठोर इसलिए नहीं है क्योंकि जब चाहे सरकार, मान लो सरकार कभी कोई किसी भी स्थिति में संविधान को थोड़ा बहुत बदलना चाहती है केवल जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, तो बदल भी ना पाए। तो कठोर इसलिए भी नहीं है। और लचीला ज्यादा इसलिए नहीं है कि हमारे भारत की जो सत्ताधारी दल है, जो रूलिंग पार्टी है, वो हमारे संविधान के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके, इसलिए लचीला इतना भी नहीं है, बल्कि दोनों का ही मिश्रण कहा जाता है। तो लचीला संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे भारत के संविधान के अधिकांश हिस्से को बदलने के लिए केवल संसद की अनुमति आवश्यक है, या संसद के साधारण विधेयक के माध्यम से भी बदल सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आर्टिकल 2 और 3 है, अनुसूची 6वीं है, 5वीं है। ठीक है, संसद के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, परिसीमन आयोग है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। इस पर राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। तो लचीला संविधान इसलिए कहते हैं कि हमारे भारत की संविधान को संविधान के अधिकांश हिस्से में अपने सामान्य बहुमत के माध्यम से भी बदला जा सकता है। इस पर किसी भी प्रकार के राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब संविधान में संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 का प्रयोग करने के लिए, या आर्टिकल 368 का जब प्रयोग किया जाता है संविधान में संशोधन करने के लिए, तो उस पर राज्यों के विधानमंडल की सहमति के साथ साथ संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता भी पड़ती है। उस स्थिति में हमें राज्य विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता पड़ती है, केवल कुछ भागों में, ज्यादा भागों में नहीं, लेकिन अधिकांश भागों में संसद ही काफी है। चलिए, तो यह था आपकी संघीय प्रणाली। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में संघीय प्रणाली क्यों अपनाई गई? भारत का क्षेत्रफल बड़ा, भारत का या सांस्कृतिक विविधता बड़ी है, जैसे कि भारत में कल्चर डाइवर्सिटी बहुत है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी बहुत है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, इस कारण से अपनाई गई, या भारत का क्षेत्रफल बड़ा था इसलिए अपनाई गई, या फिर ये कह सकते हैं कि भारत में क्षेत्रीय एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन देना चाहता हूं, आप मुझे बताना। ये तो हो चुकी है, यूनिफाइड सिस्टम आपका पूरा हो चुका है। लेकिन इससे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ये लास्ट में ही सही रहेगा, कि भारत के संविधान में
संघीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया, क्वेश्चन। तो आपसे पहला ऑप्शन पूछा जाता है ये वाला, आप बताइए एक बार क्या आंसर हो सकता है इसका। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन। पहला ए ऑप्शन आपके सामने है कि भारत का क्षेत्रफल बड़ा है इसलिए, भारत का क्षेत्रफल अधिक है इसलिए, क्षेत्रफल अधिक है इसलिए। दूसरा कारण यह हो सकता है कि भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विविधता है इसलिए, कि भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक विविधता इसलिए। एक बच्चों ये कारण है। और तीसरा कारण आपके सामने ये है कि ऐसा क्यों किया गया। भारत की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए भारत के संविधान में संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो लिख सकते हैं कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता, एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए, चलिए, तो ये था आपका बच्चों 3 प्रकार से, यानी हमारे भारत में संघीय प्रणाली को अपनाने के 3 कारण हैं। एक तो भारत का क्षेत्रफल बड़ा है, तो शक्तियों के बंटवारे को लेकर लड़ाइयां ना हो, इसलिए संघीय प्रणाली अपनाई गई थी। दूसरा कारण यह है कि भारत में क्षेत्रीय अखंडता और एकता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। तीसरा कारण यह है कि भारत में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, जातिगत एंड राजनीतिक विविधता बहुत है, यानी यहां पर हर धर्म के लोग, हर भाषा को बोलने वाले लोग, हर जाति को मानने वाले लोग, हर उपजाति को मानने वाले लोग, कई रीति रिवाजों वाले लोग, कई प्रकार से परंपराओं को मानने वाले लोग यहां पर रहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये कोई एक धर्म का देश नहीं है, ये अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का, अनेक परंपराओं का, अनेक रीति रिवाजों का देश है। इसलिए यहां पर संघीय प्रणाली ठीक थी, एकात्मक प्रणाली को साथ साथ लेकर चला गया है, लेकिन पूरी तरीके से एकात्मक प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। इसलिए कुछ आलोचक हमारे भारतीय संविधान को, जैसे कि अर्नेस्ट वारकर हैं, केसी वेयर हैं, वो इसको अल्पसंख्यक संविधान भी कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसको आलोचक क्या बोले क्या ना बोले, लेकिन हम अपने संविधान को सही मानते हैं। और ये हमारे संविधान में संघीय प्रणाली अपनाने के कोई 3 कारण आप दीजिए तो आप इन पर चर्चा कर सकते हैं। पहला है क्षेत्रफल बड़ा है, कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत पर सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विविधता बहुत है। भारत की क्षेत्रीय अखंडता और उसकी राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। और संघीय प्रणाली में यह भी होता है बच्चों, चौथा कारण भी लिख सकते हैं कि राज्य की प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए। लिख सकते हैं आप डी ऑप्शन में कि राज्य की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए, राज्य की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि राज्य भी ये सोचें कि भाई हमको भी तो कुछ ना कुछ अधिकार होने चाहिए ना। तो राज्य की स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए, क्षेत्रफल के कारण, सांस्कृतिक विविधता और अनेक विविधताओं के कारण, और राष्ट्रीय एकता और उसके महत्व को और क्षेत्रीय अखंडता को बढ़ाने के लिए हमारे भारत के संविधान में संघीय प्रणाली को अपनाया गया। दैट्स ऑल। तो ये थी हमारी एकात्मक प्रणाली। एक बार दोबारा आपको पेजेस दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। चलिए, तो हमने यहां से स्टार्ट किया था, ये हम करा चुके थे, इसलिए हमने ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं किया आज। भारत में सरकार की प्रणाली थी दूसरी, यूनिफाइड सिस्टम। हमने सशक्त केंद्र किया, जिसमें सूचियों की बात की थी, आपातकालीन प्रावधान,
एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल की नियुक्ति, और था राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति का वीटो पावर, और एक था लचीला संविधान। लचीले संविधान में मैंने केवल इतना बोला था, लिखा नहीं है, कि भारत की संसद को संविधान के अधिकांश हिस्से में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सामान्य बहुमत से भी संशोधन करने की शक्ति है। समझे? यानी कुछ भाग ऐसे हैं जिन पर राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संविधान में संशोधन करना है। संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें आर्टिकल 368 का प्रयोग किया जाता है, और 368 आर्टिकल का प्रयोग करने के लिए हमें 14 या आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की सहमति और संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत आवश्यक माना जाता है। वो अलग बात है और ये अलग बात है। वो कठोर संविधान में आता है, ये लचीले संविधान में आता है, जो मैंने पहले बोला था। चलिए, तो एकीकृत न्यायपालिका जो प्रणाली थी वो खत्म हुई आपकी, यानी अब जब नेक्स्ट पार्ट कराएंगे तो वो अगले पार्ट में कराएंगे, ठीक है। चलिए, उसमें हम आपको संविधान के संघीय प्रणाली और एकात्मक प्रणाली के आलोचकों के बारे में बात करेंगे, और जिन लोगों ने संविधान के इस सिस्टम को क्रिटिसाइज किया है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, पार्ट 3 में। चलिए, तो मेरे लिए बहुत बहुत नमस्कार सभी को आपका, और फिर मिलते हैं आपसे आगे के चैप्टर की तरफ। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।